आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। ये कहा जाता है कि तकरीबन 10 बिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की काइंड जो है ज़मीन के ऊपर पाई जाती हैं, लेकिन उन 10 बिलियन में से 1/3 तकरीबन ऐसी हैं, 1/3 से भी कम ऐसी हैं जिन्हें डिस्कवर किया गया और डिस्कवर करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको रिकॉर्ड में रखा गया। बाकी 2/3 ऐसे हैं जो कि अभी अनडिस्कवर है। तो इतनी ज़्यादा काइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़मीन पे एग्जिस्ट, अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो आज का जो चैप्टर है हमारा बायोडाइवर्सिटी, वो इसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की काइंड से मुतल्लिक है। बायोडाइवर्सिटी का वर्ड 2 वर्ड से निकला है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायोस मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। Diversity mean variety. So biodiversity is the variety of living organism. Biodiversity living organisms की variety है, living organisms की types हैं। और बायोडाइवर्सिटी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो काइंड्स हैं उनको मेजर करते हैं डिफरेंट इकोसिस्टम्स में। अच्छा, अब प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी को फ्लोरा भी कहा जाता है और एनिमल डाइवर्सिटी को फाना भी कहा जाता है। अब प्लांट्स और एनिमल्स की जो बायोडाइवर्सिटी है ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। बात करें हम फैक्टर्स की, किन फैक्टर्स पे बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। बायोडाइवर्सिटी एनिमल्स और प्लांट्स की डिपेंड करती है नंबर 1 क्लाइमेट के ऊपर, क्लाइमेट पे डिपेंड करती है बायोडाइवर्सिटी। नंबर 2 आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड मीन्स हाइट अबव सी लेवल, यानी कि सतह समुद्र से जो बुलंदी है उसके ऊपर भी बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। इसके अलावा नंबर 3 प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, presence of other species, प्रेजेंस दूसरी स्पीशीज की मौजूदगी पे भी बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। और ये इसके अलावा ज़मीन सॉइल के ऊपर भी बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। ये 4 फैक्टर्स हैं जिन पे बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। क्लाइमेट पे कैसे डिपेंड करती है, ज़ाहिर है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अनफेवरेबल कंडीशन बेयर करने के लिए एक अलग सिस्टम है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में रहते हैं, कुछ गर्म इलाकों में रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। तो इस तरह क्लाइमेट पे जो है वो बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है, उस पर असरअंदाज होता है क्लाइमेट। आल्टीट्यूड पे भी इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी का इन्हिसार है। पोलर रीजन्स में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स और तरह के हैं और टेम्परेट रीजन में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ और तरह के हैं। इसी तरह से प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, दूसरी स्पीशीज़ की मौजूदगी भी बायोडाइवर्सिटी पे असरअंदाज होती है। मिसाल के तौर पर जहाँ लाइंस हैं तो वहाँ ऐसे जानवर भी मौजूद होंगे जो कि लाइंस की खुराक है, यानी कि हिरन, बकरी वगैरह जिन्हें लाइंस खा सकता है। और जहाँ अगर हिरन वगैरह हैं तो ज़ाहिर है हिरन अगर घास खाती है तो वहाँ पे घास भी होना चाहिए। तो एक स्पीशीज़ की एग्जिस्टेंस या एक स्पीशीज़ की प्रेजेंस दूसरी स्पीशीज़ की प्रेजेंस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। सो बायोडाइवर्सिटी आल्सो डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़। इसी तरह से सॉइल के ऊपर भी बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। अब बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा बन कैसे गई, जानवरों की इतनी इकसाम कैसे बनी। ये कहा जाता है कि इतनी जो बायोडाइवर्सिटी जो कि आज ज़मीन पे मौजूद है ये तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स की एवोल्यूशन का नतीजा है। ये थ्योरी है कि
तमाम जो लाइफ है ज़मीन के ऊपर वो एक सिंगल सेल से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई और उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन होती गई, वो चेंज होती गई, नई स्पीशीज़ बनती गई और इस पूरे प्रोसेस को 4 बिलियन ईयर लगे इतनी बायोडाइवर्सिटी बनाने के लिए जितनी कि आज ज़मीन पर मौजूद है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है? बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है? बायोडाइवर्सिटी से हम कौन कौन से फ़ायदे हासिल करते हैं? सबसे पहला फ़ायदा जो कि हम बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं वो है फूड। हम बायोडाइवर्सिटी से फूड हासिल करते हैं, हमारी खुराक बायोडाइवर्सिटी ही है। हम प्लांट्स और एनिमल्स की मुख्तलिफ इक़साम को, मुख्तलिफ काइंड्स को खाते हैं। इसके अलावा जितने भी ड्रग्स हैं वो भी सारी बायोलॉजिकल सोर्सेज से हासिल की जाती हैं। जो दूसरा इसका मेन रोल है बायोडाइवर्सिटी का वो है ड्रग्स, मेडिसिन्स, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी से, प्लांट से या एनिमल से ही हासिल की जाती है। इसके अलावा नंबर 3 बिल्डिंग मटीरियल्स, इंडस्ट्रियल मटीरियल। इंडस्ट्रियल मटीरियल्स भी बायोडाइवर्सिटी से हासिल किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल मटीरियल्स में कौन कौन से मटीरियल आ जाते हैं? इंडस्ट्रियल मटीरियल्स में बिल्डिंग मटीरियल्स आ जाते हैं, सारे फाइबर्स हम बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं, डाइज, रेजिन्स, ये सारी चीज़ें हम बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का एक और बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो है ये इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को मेंटेन करती है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी वाटर साइकिल को और जितने भी दूसरे साइकिल्स हैं उनको मेंटेन करती है। इसके और लास्ट वन कि बायोडाइवर्सिटी सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करती है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, बायोडाइवर्सिटी सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करती है। इसके अलावा भी बायोडाइवर्सिटी की और बहुत सी इम्पोर्टेंस हैं। तो ये सारी इम्पोर्टेंस बायोडाइवर्सिटी की हैं। इन सब के लिए बायोडाइवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन के क्लासिफिकेशन क्या है और हम इसको क्यों करते हैं। क्लासिफिकेशन मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना। अब बात यह है कि हम ये क्यों करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड क्यों करते हैं। ज़मीन के ऊपर अर्थ पे तकरीबन 1.5 मिलियन एनिमल्स के टाइप्स हैं और 0.5 मिलियन तकरीबन प्लांट्स की टाइप हैं जो कि डिस्कवर हो चुकी हुई हैं। अब इतनी, इसके अलावा और भी दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिस्कवर, अब इतनी ज़्यादा वैरायटी है। अब ये इतनी ज़्यादा वैरायटी में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं जैसे कि एनिमल्स एंड प्लांट्स, और इनमें से कुछ समुंदर में रहते हैं, कुछ खुश्की में रहते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं। तो इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है और इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं इनके दरमियान, तो इन सब को स्टडी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इनकी स्टडी को आसान बनाने के लिए साइंटिस्ट ने या बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं।
वो इसलिए करते हैं ताकि इनको स्टडी करना आसान हो जाए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऐसा तरीका है जिसमें बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ लिया कि क्या है और क्यों की जाती है। अब इसकी एम्स क्या है। एम्स, इससे हम क्या मकसद हमारा है कि हम बायोडाइवर्सिटी को जो है वो क्लासीफाई करते हैं। इसमें सबसे पहला एम, जो सबसे पहला मकसद है हमारा क्लासिफिकेशन का, वो ये है कि हम क्लासिफिकेशन के ज़रिए से डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ फाइंड करते हैं। टू फाइंड differences and similarities। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस फाइंड करने के लिए क्लासिफिकेशन की जाती है, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ से कितनी मिलती है, उनमें क्या क्या चीज़ें कॉमन है और क्या क्या उनमें डिफरेंसेस हैं, ये चीज़ फाइंड करने के लिए हम बायोलॉजी क्लासिफिकेशन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। सेकंड जो इसका एम है वो है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। हम ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री फाइंड करने के लिए भी क्लासिफिकेशन करते हैं। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से क्या मुराद है? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से मुराद ये है कि ये जो प्रेजेंटली ऑर्गेनिजम्स है ये किस लिविंग ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आए और चेंजेस आने के बाद वो एक नई स्पीशी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी फाइंड करते हैं क्लासिफिकेशन के ज़रिए। तो ये दो मेन मकसद हैं क्लासिफिकेशन के। पहला कि ऑर्गेनिजम्स में, जानदारों में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस फाइंड करना, और सेकंड वन कि उनमें उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो फाइंड करना, उनके एंसेस्टर्स को फाइंड करना कि इनके आबाव अजदाद क्या हैं, ये कहाँ से इवॉल्व हुए हैं। तो ये दो मकासद हैं क्लासिफिकेशन के। अब अगर हम बात करें टैक्सोनॉमिस्ट की, टैक्सोनॉमिस्ट वो साइंटिस्ट, वो बायोलॉजिस्ट जो कि क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनको ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उनको साइंटिफिक नेम देते हैं। उन्हें हम क्या नाम देते हैं? टैक्सोनॉमिस्ट। और इसके बाद है हमारे पास सिस्टेमैटिक्स। और ये ब्रांच कहलाती है टैक्सोनॉमी। सिस्टेमैटिक्स वो ब्रांच जिसमें हम ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं बल्कि उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी फाइंड करते हैं। उस ब्रांच को हम नाम देते हैं सिस्टेमैटिक्स। तो सिस्टेमैटिक्स में हम क्लासिफिकेशन करने के साथ साथ उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिस। ऑफ क्लासिफिकेशन के क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या है, किस चीज़ को हम बेस बना के क्लासिफिकेशन करते हैं, बुनियाद क्या है, किन चीज़ों को सामने रखते हुए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि क्लासिफिकेशन में हम
लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस को सामने रखते हुए क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहली बेस क्या है इसकी? सिमिलैरिटीज। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलैरिटीज़ को बेस बनाते हुए हम इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। इसके अलावा सिमिलैरिटीज़ के साथ साथ हम इनकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को भी देखते हैं। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को भी सामने रखते हुए हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्योंकि जो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनकी डेवलपमेंट की जो स्टेज होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती हैं, इसलिए स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को भी सामने रखते हुए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एंड लास्ट वन कि अब मॉडर्न जेनेटिक्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मॉडर्न जेनेटिक्स को भी क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मॉडर्न जेनेटिक्स में डीएनए के स्ट्रक्चर को देखा जाता है और कंपेयर किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट वे है क्लासिफिकेशन करने का। तो ये इन तीन चीज़ों को बेस बना के क्लासिफिकेशन की जाती है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। टैक्सोनॉमिक हायरार्ची से मुराद क्या है कि जिन ग्रुप्स के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं उन्हें हम नाम देते हैं टैक्सा। एक ग्रुप को हम नाम देते हैं टैक्सा। अब ये टैक्सा जो है ये एक लैडर बनाते हैं। लैडर में यानी कि एक चेन बनाते हैं, एक सीढ़ी बनाते हैं, उसको हम नाम देते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। उसको हम क्या नाम देते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्ची का नाम देते हैं। अब टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड करते हैं, और सबसे जो बड़ा जो है वो टैक्सा हमारे पास वो क्या है? किंगडम। इसके अलावा फर्दर जो है वो टैक्सा जो है वो भी बनाएंगे। सबसे बड़ा जो हमारे पास टैक्सा वो क्या है? किंगडम। नंबर 1 टैक्सा हमारे पास क्या है? किंगडम। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया है। उसके बाद सेकंड टैक्सा हमारे पास फाइलम। सेकंड टैक्सा है हमारे पास फाइलम। एक किंगडम में रिलेटेड फाइलम मौजूद होते हैं। फाइलम के बाद थर्ड है क्लास। थर्ड किंगडम है क्लास। फोर्थ वन है ऑर्डर। फिफ्थ वन है फैमिली। 6 है जीनस। और 7 है स्पीशीज। तो ये 7 टैक्सास हैं हायरार्चिकली यानी कि फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू। तो ये 7 टैक्सास जो है वो मौजूद है। सबसे बड़ा टैक्सा जो है वो किंगडम है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया है। किंगडम्स के अंदर रिलेटेड फाइलम्स होती हैं, फाइलम के अंदर रिलेटेड क्लासेस होती हैं, क्लासेस के अंदर रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स के अंदर रिलेटेड फैमिली के अंदर रिलेटेड जीनस, और जीनस के अंदर
रिलेटेड स्पीशीज़ मौजूद होती हैं। अब हम बात करेंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है, सबसे स्मॉलेस्ट जो टेक्सा है वो है स्पीशीज़। स्पीशीज़ के ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे। स्पीशी क्या है? स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पीशीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप है विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम, जो कि फ्रीली इंटरब्रीड कर सकता है, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। इंटरब्रीड फ्रीली और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्पीशीज जानदारों का ऐसा ग्रोह है जो आज़ादाना तौर पर नेचुरली इंटरब्रीड कर सकता है और इंटरब्रीडिंग के नतीजे में फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर, और ये रिप्रोडक्टिवली यानी कि दूसरे तमाम जो ग्रुप्स हैं, दूसरी तमाम जो स्पीशीज़ हैं उनसे सेपरेट होते हैं, लेकिन उनके साथ ये इंटरब्रीड नेचुरली नहीं करता। स्पीशीज़ की डेफिनेशन में हम नेचुरली वर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। स्पीशीज़ जानवरों का ऐसा ग्रुप जो कि नेचुरली इंटरब्रीड कर सके। नेचुरली इंटरब्रीडिंग से मतलब ये है कि वो खुद ही कुदरती तरीके से आपस में इंटरब्रीड कर सकते हों, ना कि आर्टिफिशियली ज़बरदस्ती उनसे जो है वो उनको मैड करवाया जाए, उनको इंटरब्रीड करवाया जाए। अगर वो नेचुरली एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते हैं और इंटरब्रीडिंग के नतीजे में जो उनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं और वो भी आगे फर्टाइल होते हैं, यानी कि वो भी आगे अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रखने की एबिलिटी रखते हैं, तो वो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होगा वो क्या कहलाएगा? स्पीशी कहलाएगा। अगर वो नेचुरली इंटरब्रीड नहीं करते, उन्हें अगर आर्टिफिशियली इंटरब्रीड करवाया जाए तो उनके नतीजे में भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन वो फर्टाइल नहीं, स्टेराइल होंगे। स्टेराइल या इनफर्टाइल होंगे। इससे मुराद ये है कि वो आगे अपनी जनरेशन को कंटिन्यू को इंक्रीज नहीं कर सकते, वो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। और इसकी एग्जांपल्स हमारे पास है डोंकी और हॉर्स की मैटिंग है। डोंकी और हॉर्स की मैटिंग में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो म्यूल जो कि इनफर्टाइल होता है, आगे अपनी जनरेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे कि जानवरों को या जानदारों को क्लासिफाई करने के लिए कौन कौन से सिस्टम्स, कौन कौन से मॉडल्स जो हैं वो पेश किए गए। इनमें सबसे पहले है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहला सिस्टम जो पेश किया गया ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए वो था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक, और ये सबसे जो है वो पुराना सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का। इस सिस्टम के मुताबिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में, दो किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया है। तो बात करेंगे हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में डिवाइड किया गया। किंगडम प्लांटिक एंड किंगडम एनिमलिया।
अब बात करें कि किस बेस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स में क्लासिफाई किया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बेस थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक हासिल करने का तरीका, कि कोई भी जानदार कैसे अपनी खुराक हासिल करता है। तो इस बिना पर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में क्लासिफाई कर दिया गया, प्लांटी और एनिमेलिया। वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स का नाम दिया गया और उनको किंगडम प्लांटी में शामिल किया गया। किंगडम प्लांटी में कौन कौन से थे? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो जानदार हैं जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, उन्हें किसमें शामिल किया गया? किंगडम प्लांटी में। प्रिपेयर ऑन फूड। और वो जानदार जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते उन्हें हेट्रोट्रोफ्स का नाम दिया गया और उनको शामिल कर दिया गया किंगडम एनिमेलिया के। एनिमेलिया में कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। अब इस सिस्टम के मुताबिक बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी को भी किंगडम प्लांटी में ही रखा गया। ऑटोट्रॉफ्स, इसके साथ साथ बैक्टीरिया, फंजाई प्लस एल्गी, इनको भी किंगडम प्लांटी में रखा गया। तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, लेकिन कुछ टैक्सोनॉमिस थे जो कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम से मुत्तफिक नहीं थे। वो मुत्तफिक क्यों नहीं थे? क्योंकि कुछ जानदार ऐसे थे जो कि ना तो किंगडम प्लांटी के कैरेक्टर से मैच करते थे और ना ही वो किंगडम एनिमेलिया के कैरेक्टर से मैच करते थे। तो अगर हम बात करें इसके डिफेक्ट्स की, तो उसमें था हमारे पास यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स। यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स थे जो कि ना तो किंगडम प्लांटी के कैरेक्टर से मैच करते थे और ना किंगडम एनिमेलिया के कैरेक्टर से मैच करते थे। इनके अंदर दोनों किंगडम्स की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टर्स मौजूद थी। जैसे कि यूग्लिना में क्लोरोफिल मौजूद है, यानी कि यूग्लिना के सेल में क्लोरोफिल मौजूद है और क्लोरोफिल की मौजूदगी ये कैरेक्टर्स है प्लांट सेल का। लेकिन अगर हम यूग्लिना के सेल को देखें तो यूग्लिना के सेल में सेल वॉल एब्सेंट है और यूग्लिना जो है वो डार्क में, अंधेरे में हेट्रोट्रोफिक इन नेचर है, यानी कि वो अपनी खुराक अंधेरे में खुद नहीं बनाती। तो ये दो करैक्टर इसके ऐसे थे, लैक ऑफ सेल वॉल यानी कि सेल वॉल की गैर मौजूदगी, जो कि प्लांट करैक्टर है, जो कि एनिमल करैक्टर है क्योंकि एनिमल सेल में भी सेल वॉल मौजूद नहीं होती। और सेकेंड करैक्टर इसका ये है कि ये डार्क में हेट्रोट्रोफ है, यानी कि जब रोशनी नहीं होती तो ये हेट्रोट्रोफिक मोड से अपनी खुराक हासिल कर लेता है। तो ये दोनों कैरेक्टर इसके एनिमल से मिलते थे, जबकि क्लोरोफिल की प्रेजेंस इसकी प्लांट लाइक कैरेक्टर था। तो ये यानी कि इसमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों तरह के कैरेक्टर्स थे। तो इसलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ना तो किंगडम एनिमेलिया में रखा जा सकता था और ना किंगडम प्लांटी में रखा जा सकता था। तो ये इसका पहला ड्रॉबैक था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का। सेकेंड ड्रॉबैक इसका ये था कि प्रोकैरियोट
एंड यूकैरियोट। ये सिस्टम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को भी डिफाइन नहीं करता। ये प्रोकैरियोटिक सेल को और यूकैरियोटिक सेल को भी डिफाइन नहीं करता। तो ये दो ड्रॉबैक्स थे टू जीनोम क्लासिफिकेशन सिस्टम के, जिसकी बिना पर टू जीनोम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया। अब टू जीनोम क्लासिफिकेशन को जब रिजेक्ट कर दिया गया तो एक और सिस्टम जो है वो पेश किया गया, और वो सिस्टम था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 1866 में अर्नस्ट हैकेल ने प्रोपोज किया, और अर्नस्ट हैकेल ने यूक्लिना और इस जैसे जितने भी जानदार थे उनको एकोमोडेट करने के लिए, उनको सही जगह प्लेस करने के लिए इसने एक और किंगडम बनाया, प्रोटिस्टा। 3rd किंगडम इसने बना दिया, प्रोटिस्टा। अब जो सिस्टम था उसके मुताबिक 3 किंगडम्स थे, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया और 3rd किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि उन जानदारों के लिए था जो कि एनिमल और प्लांट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते थे। लेकिन टू किंगडम क्लासिफिकेशन की तरह इस सिस्टम में भी कुछ ड्रॉबैक्स मौजूद थे। और ड्रॉबैक्स क्या थे? और ड्रॉबैक्स ये थे कि ये सिस्टम भी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को डिफाइन नहीं करता। और सेकंड ड्रॉबैक इसका ये था कि इस सिस्टम के मुताबिक फंजाई को किंगडम प्लांटी में ही रखा गया। अब फंजाई को किंगडम प्लांटी में रखा गया, लेकिन जब देखा गया तो फंजाई किसी भी तरह से प्लांट से रिजेंबल नहीं करती। फंजाई हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, जबकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं। फंजाई हेटरोट्रॉफ्स हैं, लेकिन ख़ास तरह के हेटरोट्रॉफ हैं। ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ हैं। ये इंजेस्ट नहीं करते अपनी खुराक को, बल्कि ये जिस्म से बाहर रहकर सेल बॉडी कैविटीज से बाहर अपने खुराक को डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। डाइजेस्ट शुदा खुराक को एब्जॉर्ब करते हैं। याद रखें, एनिमल्स, हम इंसान या जानवर, ये डाइजेस्ट शुदा खुराक नहीं लेते, बल्कि ये खुराक लेते हैं और उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। जबकि फंजाई हेटरोट्रॉफ्स तो है, लेकिन वो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं, वो खुराक को बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करती है, फिर उसको एब्जॉर्ब करती है। तो इस लिहाज से ये भी ना प्लांट लाइक है ना एनिमल लाइक है। तो फंजाई की पोजीशन और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की टर्मिनोलॉजी को ना डिफाइन करने की वजह से ये सिस्टम भी बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल ना कर सका और इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। और इसके बाद एक और किंगडम पेश किया गया जिसे हम नाम देते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से पहले 1937 में ई चैटन ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म को डिफाइन किया। इसने बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल जिनमें डेफिनेट न्यूक्लियस, डेफिनेट मीन कंप्लीट न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल प्रेजेंट होते हैं, वो यूकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। और जिनमें ये नहीं होते वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। इसकी डिस्कवरी के बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटेकर ने 1967 में प्रोपोज किया। इसने 2 चीज़ों को बेस बनाया था। पहले इसकी बेस थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसकी बेस थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी पहली बेस थी।
कि सेल्स किस तरह से ऑर्गेनाइज है। उनमें अब इसमें फर्दर दो बातें आ जाती हैं। पहली कि वो प्रोकैरियोट है और प्रोकैरियोट तकरीबन सारे यूनिसेलुलर ही होते हैं। सेकेंड वन कि वो या तो यूकैरियोट यूनिसेलुलर है या यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर है। पहली चीज़ इसको बेस बनाया गया वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा गया कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, और फिर यूकैरियोटिक्स में दोनों चीज़ें देखी गई कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर। और सेकंड चीज़ जिसको बेस बनाया गया वो है मोड ऑफ